विक्रम जो कुछ भी फना के साथ कर रहा था, फना को मजबूरन वह करना पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद विक्रम ने फना को एकदम से बेड पर धकेल दिया और उसने फना के होठों को अपनी उंगलियों से छुआ, जो नर्म हो चुकी थी। इधर फना का चेहरा टमाटर की तरह लाल था, क्योंकि वह विक्रम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वही विक्रम ने जब फना का वह कोमल सा बदन देखा, तो मानो जैसे पागल सा हो गया और एकदम से वह उसके ऊपर झपट पड़ा। उसने फना के पैरों को ओपन किया और फिर उसके बाद उसने फना के कपड़ों को कुछ इस अंदाज में निकाला कि फना शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह भी ऐसा कुछ करेगी, और वो भी अपने से इतने बड़े आदमी के साथ। वाकई में विक्रम उससे बहुत बड़ा था। जिस शख्स से वह नजर नहीं मिलना चाहती थी, दोबारा कभी मिलना नहीं चाहती थी, उसके साथ ये सब कुछ उसे मजबूरन करना पड़ेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कभी बदल नहीं सकता। फना ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। वही विक्रम फना को प्यार करने में इस कदर मशरूम था कि उसे फना की वह कंपन महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि विक्रम फना के बदन से अडॉप्टेड था। वह इतना पागल हो जाता था कि उसे ना ही फना की चीखें सुनाई देती थीं और ना ही उसे फना का दर्द दिखाई देता था। वह बस अपनी हसरतों में इस कदर खो जाता था कि एक एनिमल की तरह उसे खाने लगता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जबरदस्ती करना चाहता था, पर शायद उसके मोहब्बत करने का तरीका ही कुछ इस कदर वाइल्ड था। विक्रम फना की आगोश में समा गया, जिससे फना और सहज हो गई और एकदम से ऊपर की तरफ उछल सी गई। फना के मुंह से आह निकल गई। फना की आंखों में आंसू छलक उठे। फना ने विक्रम के शोल्डर को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने जैसे ही अपनी हरकतों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, फना ने विक्रम के शोल्डर पर अपने नाखूनों को तेजी से ढसाना स्टार्ट कर दिया। उससे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना जाने विक्रम को क्या हो गया था। विक्रम ने फना के पैरों को जिस तरीके से होल्ड कर रखा था, फना के लिए यह और असहनीय हो गया था। एक तो वह छोटी सी हाइट की थी, इस वजह से विक्रम उसे किसी भी तरीके से अपने काबू में कर लेता था। विक्रम की मजबूत बाजू ने फना के हाथों को पकड़कर बेड पर ब्लॉक कर दिया और फना की आंखों में देखने लगा। फना की आंखों के कोने से जो अशक बह रहे थे, उन्हें देखकर मानो विक्रम पागल सा हो गया और उसे अच्छा महसूस हुआ। उसने फना के होठों से अपने होंठ मिला दिए और उसके बाद वह उसके साथ इंटरकोर्स करने लगा। विक्रम फना के साथ जिस तरीके से यह सब कुछ कर रहा था, फना के लिए और असहनीय था। पर वह जानती थी कि विक्रम तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। विक्रम जिस तरीके से उसके कोमल से बदन पर निशानियां बना रहा था, मोहर लगा रहा था, मानो जैस फना सिर्फ और सिर्फ उसकी है। फना जब ढीली सी पड़ गई, तो विक्रम ने उसके हांफते बदन को देखा, जिस पर पसीने की बूंदें थीं और फना का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर विक्रम पागल सा हो गया और उसने फना के उभारों को चूमना स्टार्ट कर दिया और मदहोशी हो गई। फना के बदन पर पसीने की वह बूंदें जिस तरीके से टपक रही थीं, विक्रम को पागल कर रही थी। विक्रम को फना से बिल्कुल भी घिन नहीं हो रही थी। वही फना की आंखें बंद थीं और वह विक्रम से नजर भी नहीं मिला पाई। वह इतना थक चुकी थी कि उसे अपनी आंखें नहीं खोले जा रही थी। विक्रम ने अपनी हरकतें को और तेज कर दिया, तो फना की चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगीं। वह रह रहकर कराह रही थी। फना की वह मदहोश आवाज उसके चारों तरफ कमरे में गूंज रही थी। इंटरकोर्स की आवाज ने अपना कब्जा कर लिया था रूम में, और भी नहीं। खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। विक्रम उस पर इतना हावी हो गया था कि फना को अब यह मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगा। उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे विक्रम उसे खुद में ही समा लेगा। जिस तरीके से विक्रम ने उसे बीच रखा था, उन दोनों के बदन में हवा के गुजरने की जगह नहीं छोड़ी थी विक्रम ने। विक्रम ने अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को प्रेस कर रखा था, जिस वजह से फना बेड के गड्ढे में धंस गई थी। लेकिन उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि गद्दा कोमल था। विक्रम जिस तरीके से फना के साथ यह सब कुछ पल्लों की तरह कर रहा था, उसकी ब्राइटनेस से फना अब खुद को कैसे बचाए, यह नहीं समझ पा रही थी।
इस सिलसिले को चलते हुए करीबन 40 मिनट हो चुके थे और इतनी ही देर में फना का बदन टूटने लगा था। फना के बदन की खुशबू को स्मेल करते हुए उसकी गर्दन पर इतने लव बाइट के निशान दे दिए थे कि फना को वहां पर जलन होने लगी थी और विक्रम की हरकतों की वजह से वह अनकंफर्टेबल थी। विक्रम में जब फना के चेहरे पर और सहजता देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में फना के कान में कहा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं? विक्रम का यह सवाल नहीं था, फना की रूह का उपाधि थी। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाकर विक्रम के चेहरे की तरफ देखा तो विक्रम ने हल्का सा जोर लगाया तो फना का मुंह खुल गया। आई सर विक्रम ने अपने गुस्से भरी सांस उसके होठों पर छोड़ते हुए कहा। फना जिस कंडीशन में विक्रम के साथ थी, जिस वजह से वह बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि विक्रम उस पर हावी हो रखा था। फना ने धीरे से अपनी लड़खड़ाते हुए जबान में कहा, नो सर, बस मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे में दिखाई दे रहा है कि तुम्हें यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। तुम चाहती हो कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। घिन आ रही है तुम्हें मुझसे। फना विक्रम के गुस्से भरी आवाज सुनकर घबरा गई और उसने धीरे से कहा, नो सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे घिन आ रही है। मैं बस थक चुकी हूँ, थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। विक्रम ने फना की तरफ देखा और गुस्से से उसके लिप्स पर बाइट करते हुए बोला, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम्हारी बॉडी को मेरा टच पहचान में आना चाहिए। जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम्हें महसूस होना चाहिए, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ड्रामा बंद करो कि तुम थक चुकी हो। अभी तो मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ किया भी नहीं है। फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हारे नखरे अभी से शुरू हो गए। गर्लफ्रेंड नहीं हो तुम मेरी, मुझे खुश करने के लिए रखा है तुम्हें यहाँ पर। विक्रम के कड़वे शब्दों ने एक बार फिर से फना को याद दिला दिया कि वह विक्रम की मिस्ट्रेस है। विक्रम ने उसे खरीद रखा है और वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रम को खुश करने के लिए आई है। एक पल के लिए फना को याद आ जाता है कि वह विक्रम की जागीर है, विक्रम की पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसे चाहे जैसे यूज कर सकता है विक्रम। जब वह विक्रम के साथ हो तो उसे कुछ और सोचने की इजाजत तक नहीं दी थी विक्रम ने। फना ने गुस्ताखी कर दी थी, जिस वजह से शायद विक्रम गुस्सा हो गया था। विक्रम ने पनिशमेंट के तौर पर अब रूडली फना के साथ इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दिया, जिससे फना को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसने ब्लैंकेट को कस कर पकड़ लिया। फना के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर विक्रम में उसकी उंगलियों को इंटरलॉक कर दिया और उसकी मुट्ठियों को अपने हाथों में कस लिया, जिससे फना की सांसें भारी हो गईं। फना के छोटे छोटे हाथ विक्रम की उन मुट्ठियों में इस कदर कैद हो गए थे कि अब फना हिल नहीं पा रही थी। फना यही सोच रही थी कि अब न जाने कब यह सिलसिला रुकेगा और वह काम पर जा पाएगी। फना लेट नहीं होना चाहती थी। विक्रम जल्द से जल्द सेटिस्फाइड हो जाए, उसके लिए फना को क्या करना होगा, यही वह सोचने लगी। विक्रम ने जब फना को देखा कि फना एक बार फिर से किसी और ही दुनिया में चली गई, इससे विक्रम को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने फना के होठों पर जोर से बाइट कर ली, जिससे फना की चीख निकल गई और वह तड़प कर होश में आई। विक्रम ने गुर्राते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रूड हो जाऊं, तो चुपचाप मेरा साथ दो, प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ। इतना बोलते हुए विक्रम ने फना को पलट दिया। फिर उसे अपने ऊपर करते हुए उसने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे आंखों से मूव करने के लिए कहा, अपनी बॉडी को, जिससे फना को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। फना ने विक्रम के चेस्ट पर अपना हाथ रखा और खुद को मूव करने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। विक्रम के घूरने पर फना ना चाहते हुए भी अपना सर नीचे कर खुद की बॉडी को मूव करने लगी, लेकिन उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि उसने विक्रम की तरफ एक नजर देखा और फिर अपने कांपते होठों से बोली, सर, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो रहा है।
तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा गुस्से में आकर मर्डर कर दूं, तो चुपचाप जो कहा है वह करो। फना ना चाहते हुए भी विक्रम को खुश करने के लिए वह करने लगती है जो विक्रम चाहता था। फना के लिए यह बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, लेकिन विक्रम फना को ऊपर से नीचे तक यह सब कुछ करते हुए देखकर बस तिरछा मुस्कुरा रहा था। खूबसूरत बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं था, और अभी वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जिसे देखकर विक्रम के मन में मेल बढ़ने लगा था फना को लेकर। थोड़ी देर तक फना ने जब यह सब कुछ किया तो वह थक गई और विक्रम के चेस्ट पर सर रखकर लेट गई। फना ने विक्रम को कसकर पकड़ हुआ था। वही विक्रम के हाथ भी फना की बैक पर थे, जिससे वह धीरे धीरे उस पर अपनी उंगलियों से मूवमेंट कर रहा था। विक्रम अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, यह उसके चेहरे से ही नजर आ रहा था। पर फना थी, जो अब इतना थक चुकी थी कि वह हिल डुल भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह अपनी एक उंगली भी हिला सके। करीबन 10 मिनट बाद विक्रम ने फना को पलट दिया और फिर उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। फना ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और विक्रम को नहीं रोका। यह सिलसिला न जाने कब तक चला और इसी बीच में फना की कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। फना की बीच बीच में नींद खुल जाती तो विक्रम अपनी हरकतों को ज्यादा बढ़ा देता। वह महसूस कर रही थी कि उसके बदन के साथ खेल रहा है विक्रम। पर शायद सुबह जल्दी उठने की वजह से और विक्रम की इन हर बातों की वजह से वह इतना थक गई थी कि अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। अगर वह टाइम पर काम पर नहीं पहुंची तो उसे मैनेजर से बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। उसने छुट्टी के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। कल ही तो मैनेजर ने इतना अच्छा बिहेव किया था उसके साथ, और अगर आज वह नहीं गई तो सबको ऐसा लगेगा कि उसको घमंड हो गया है। फना ने विक्रम की तरफ धीरे से देखते हुए उसके शोल्डर को पीछे करते हुए मरी सी आवाज में कहा, सर बस करिए, अब आप बाकी की चीज रात में कर लीजिएगा, मुझे अभी काम पर जाना है, लेट हो चुका है। विक्रम ने गुस्से से फना को देखा तो फना ने धीरे से उठकर बैठते हुए अपनी कमर सहलाई और फिर विक्रम की नजरों को देखा। फना ने विक्रम के कंधे को देखते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर, पर मुझे अभी जाना होगा। मैं आपको मना नहीं कर रही, ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं, अब बाकी का आप रात में कर लीजिएगा। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। विक्रम जैसे ही फना पर भड़का, फना विक्रम के पास आकर उसके होठों को चूम लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विक्रम गुस्सा करे। फना ने विक्रम के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर धीरे से रब करते हुए कहा, सर, समझने की कोशिश करिए, मैं खुद आपके पास रात में आ जाऊंगी, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोलकर एक बार फिर से फना विक्रम के होठों को चूम लेती है, जिसे विक्रम उसे कुछ भी नहीं बोलता। फना जब देखती है कि विक्रम उससे कुछ भी नहीं बोल रहा तो वह धीरे से बैठने उठ जाती है। फना के पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे। उसने टिश्यू पेपर उठाकर खुद को क्लीन किया। विक्रम उसे ऐसा करते हुए जब देख रहा था तो फना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन विक्रम से कुछ छुपा भी तो नहीं था। आखिर यह सब कुछ विक्रम का किया धरा ही तो था। फना को जगह जगह पर जलन भी हो रही थी। वह उठकर बाथरूम में जाने लगी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से। फन्ना के पास अभी 20 मिनट थे और इस 20 मिनट में उसे यहाँ से निकालकर जल्द से जल्द होटल पहुंचना होगा। जब फना शॉवर ले रही थी तो विक्रम बेड पर लेटा हुआ था और सिगरेट के कश भरते हुए वह यही सोच रहा था कि उसने फना पर गुस्सा क्यों नहीं किया। फना ने जब उसे सामने से आकर किस किया, भले ही वह सिर्फ उसके होठों को छू रही थी अपने होठों से, वह डीप किस नहीं था, पर विक्रम को काफी बेहतर फील हुआ। फिर रात के लिए फना उसे अपनी बॉडी खुद ही ऑफर कर रही थी, तो विक्रम ने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। 5 मिनट में वह शावर लेकर बाहर आ गई और अपने बालों को संवरने लगी। उसने अलमीरा में रखे कुछ कपड़े निकाले। उसके लिए वहां पर भी थोड़े से कपड़े मंगवाए हुए थे, जिन्हें पहनकर फना काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जिसमें उसकी सारी बॉडी कवर हो जाए और एक भी निशान न दिखाई दे। लेकिन वह अपने होठों के जख्म को कैसे छुपाएगी। फना जैसे ही वहां से पर्स उठाकर जाने लगी, उसे स्मोक की स्मेल आई।
फना ने सर घुमाकर विक्रम की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। फना ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे पर किस करते हुए धीरे से अपनी आंखों से विक्रम की आंखों को देखते हुए बोली, सर, मैं रात को खुद ही आ जाऊंगी। आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और थैंक यू सो मच कि आपने गुस्सा नहीं किया। मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए फना धीरे से मुस्कुरा दी और फिर अपनी चाल को संभालते हुए वहां से चली गई। विक्रम बेड से उठा नहीं था। वह अभी भी इसी तरीके से बेड पर लेटा हुआ था, बिना कपड़ों के, और विक्रम का उठने का मन भी नहीं था। उस बेड से फना की खुशबू आ रही थी। अभी वह फना के साथ कितना अच्छा वक्त बिता रहा था। फना कि वह सिसकियां अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने न जाने कितनी ही सिगरेट वहां पर यूज कर फेंक दी थी। थोड़ी देर के बाद विक्रम ने किसी को कॉल किया और फिर वहां पर एक मीटिंग अरेंज की। विक्रम बेड से उठा और शॉवर लेने के लिए वह भी बाथरूम में गया। विक्रम जब शावर ले रहा था तब उसकी आंखों के सामने फना का वह मदहोश चेहरा घूम रहा था। फना जब उसके साथ वह सब कुछ कर रही थी, विक्रम उन पलों को याद कर एक बार फिर से एक्साइटेड हो गया। उसे फना की जरूरत महसूस होने लगी। पर अब फना उसके साथ नहीं थी, तो विक्रम को किसी तरीके से खुद को शांत करना था। अच्छा हुआ कि फना अभी उसके सामने नहीं थी, वरना विक्रम उसका शिकार कर ही देता। इधर फना ओंटो में बैठकर होटल पहुंचने ही वाली थी। उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें भी नहीं खोली जा रही थीं। फना यह सोच रही थी कि विक्रम कितना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। रात को उसे फिर से विक्रम के पास आना होगा और रात में तो विक्रम वैसे भी उसे नहीं छोड़ता। फना ऑटो में बैठी हुई विक्रम के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि फिलहाल तो उसकी जिंदगी विक्रम के आसपास ही घूम रही थी। फना की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था विक्रम। इन दिनों उसकी जिंदगी विक्रम के नाम जो हो गई थी। पर वह सबसे पहले अपने काम पर फोकस करते हुए होटल जाती है। विक्रम को चाहकर भी फना खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उससे साइन करवाया था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि इन 1.5 साल में फना विक्रम से चाहकर भी अलग नहीं हो सकती। विक्रम जिस तरीके का क्रूएल इंसान है, फना उसका वह डरावना रूप भी पहले ही दिन देख चुकी थी। वह उसे मारेगा नहीं, बल्कि विक्रम ऐसा शख्स था जो तड़पाने में ज्यादा बिलीव करता है। विक्रम जब बेड पर उसके साथ होता था, उन पलों को याद कर एक बार के लिए तो फना कांप जाती है। तभी उसे झटका लगता है और वह विक्रम के ख्यालों से बाहर आई। फना जल्दी से होटल के अंदर गई और रेगुलर की तरह अपनी ड्रेस चेंज कर काम करने लगी। हमेशा की तरह वहां पर उसे अच्छी टिप्स मिली, उसकी खूबसूरती की वजह से, और मैनेजर दूर खड़ा होकर यह देख रहा था कि फना कितना मन लगाकर काम करती है। उसकी इनकम बहुत कम थी। सबकी जूनियर होने की वजह से कोई दूसरा वेटर भी उसे ऑर्डर देता तो वह उसे कंप्लीट कर देती, जिससे मैनेजर को अब गुस्सा आ रहा था सबको देखकर। वह छोटी थी और उसे जवाब देना नहीं आता था। ये समझ चुका था मैनेजर भी कि इस लड़की को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है या फिर इसे आता ही नहीं है। फना को जब महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो वह डर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजर को उसका काम पसंद नहीं आ रहा। इसलिए फना और ध्यान लगाकर अपना काम करने लगी, ताकि उसे कोई गलती ना हो और वह मैनेजर की आंखों में न आए। कल ही तो मैनेजर ने उसे फ्री में कॉफी पीने के लिए परमिशन दी थी और आज वह दोबारा से उसकी डांट खाकर वह कॉफी पीने की अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी। कॉफी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फना जैसी लड़की जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने फर्स्ट टाइम कॉफी पीने के लिए भी इतनी बार सोचा हो, उसके लिए बड़ी बात कैसे नहीं होती। धीरे धीरे शाम होने लगी। फना के फोन पर किसी का मैसेज नहीं आया था। उसने 2 बार चेक कर लिया कि कहीं विक्रम को उसकी जरूरत तो महसूस नहीं हो गई। फना कॉफी ऑन ऑर्डर करती है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट भी जानती थी कि फना के लिए मैनेजर ने काफी फ्री कर दी है। लेकिन उस वक्त एक मीटिंग अरेंज कर दी जाती है। अर्जेंटली सभी वेट्रेस उसे मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग फना भी। वह भी घबराते हुए वहां पर आई, क्योंकि ऐसी फर्स्ट मीटिंग थी जो वह अटेंड कर रही थी। मैनेजर बीच में बैठा हुआ था
और सभी एक चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। मैनेजर ने सभी वेट्रेस की तरफ देखा और फिर फना की तरफ देखते हुए अपनी रूड वॉइस में बोला, मैं एक नया रूल इंक्लूड करना चाहता हूँ जिसे आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जिस वेटर को उनकी ड्यूटीज अगर उन्हें सौंपी जाती है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे फुलफिल करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर थोप देते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा करता हुआ कोई वेट्रेस पाया गया तो उसके बाद उसकी सैलरी से पैसे कट कर ले जाएंगे जो अपनी ड्यूटी पर को नहीं निभाएंगे। यह सुनकर कुछ वेट्रेस की आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि वही तो थी जो इधर उधर अपने काम नहीं करती थी और टाइम वेस्ट कर घर चले जाती थी। वह अपनी जूनियर्स वेट्रेस को अपना सारा काम थोप देते थे और उन्हें कहीं न कहीं बॉस के खिलाफ धमका भी देते थे कि अगर उन्होंने शिकायत की तो फिर वह उनके काम से उन्हें निकलवा देंगे। मैनेजर की बात सब ने कान खोलकर सुन ली थी। उसके बाद उठकर मैनेजर वहां से चला गया। मैनेजर ने जो रूल बनाया था उसे सुनकर फना बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ता था। उसके सीनियर्स उसे इतना सारा काम देते थे कि उसे आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था और वह उन्हें मना नहीं कर पाती थी। फना जल्दी से उठती है और मैनेजर के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसने यह गलत कर दिया। इसलिए वह पीछे हट जाती है। लेकिन जब तक मैनेजर की नजर उसे पर पड़ गई, मैनेजर ने उसे घूरते हुए कहा, "व्हाट हैपेंड?" मैनेजर के शब्दों को सुनकर फना ने घबराते हुए कहा, "थैंक यू सो मच सर।" ये सुनकर मैनेजर ने भौहें उठाते हुए कहा, "थैंक यू फॉर व्हाट?" "कुछ नहीं सर," फना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद वह वहां से जाने लगी। वह कॉफी टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी और मजे ले रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने ब्रदर के पास भी जाना है। इसीलिए वह जल्दी से काफी फिनिश करती है और फिर वहां से चली जाती है। वहां पर कुछ वेटर्स आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रही थीं कि मैनेजर ने यह नया रूल जो बनाया है, कहीं इस लड़की की वजह से तो नहीं, क्योंकि मैंने आज सुबह देखा था कि मैनेजर किस तरीके से इस लड़की को देख रहे थे। कहीं मैनेजर का भी दिल तो इस लड़की पर नहीं आ गया। ऐसे ही कुछ बेहवास हवाएं वहां पर फैल रही थीं। जैसे हम जानते हैं, फना और मैनेजर। इधर फना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर से कुछ बातें करने के बाद उसे महसूस होता है कि डॉक्टर अब उससे बहुत नरमी से पेश आ रहा है। इतने प्यार से तो डॉक्टर ने कभी उससे बात नहीं की। डॉक्टर थोड़ा घबराया हुआ भी था, लेकिन इसकी वजह वह नहीं जानती थी। फना डॉक्टर के बारे में न सोचते हुए अपने भाई के बारे में सोचती और उसके पास आकर बैठकर अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसके मॉम डैड जिंदा थे और वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उसके मॉम डैड के जाने के बाद फना की जिंदगी नरक बन गई थी। उसने जीते जी वह नरक देख लिया था जो शायद कोई लड़की अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकती। उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। फना अपने भाई के पास बैठे हुए रोने लगती है। तभी उसे होश आता है कि उसे बार भी तो जाना है। हालांकि बार में वह ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी और उसे वहां पर भी अब कोई नहीं रोकता था। विक्रम जब से उसकी जिंदगी में आया था, उसकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। अब लोग उसे सच में इंसान समझने लगे थे, वरना जिस तरीके से उसे जानवर समझ जा रहा था, फना को लगने लगा था कि उसका इस दुनिया में वजूद ही झूठ है। न जीने की इच्छा थी, न मरने का गम। फना ने अपना पर्स ठीक किया और उसके बाद वह वहां से चली गई। फना के जाने के बाद उस डॉक्टर ने किसी को कॉल किया और फना की वहां से जाने की इन्फॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर ने फना के जाने के बाद अपना पसीना पोंछा। वह यही सोच रहा था कि इस लड़की के पीछे इतना पावरफुल आदमी कैसे लगा, ये उसके पास पहुंची कैसे। फना थोड़ी ही देर में बार क्लब पहुंच गई थी और वहां पहुंचकर उसने रेगुलर की तरह अपने कपड़े चेंज किए और फिर लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगी थी। कोई भी उसे नजर उठाकर नहीं देखता था, गंदी नजरों से। फना चुपचाप वहां पर ड्रिंक सर्व करती थी और मैनेजर भी उसे कुछ नहीं बोलता था।
थोड़ी देर के बाद फना का काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो वह टेबल पर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगी। यह देखकर मैनेजर को बहुत तेज गुस्सा आया और वह गुस्से से जब फना की तरफ आने लगा, तो फना ने जैसे ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, मैनेजर की कदम हल्के पड़ गए। उसे एकदम से विक्रम का चेहरा याद आ गया और वह ख्वाब से भर गया। मैनेजर ने आकर फना से कहा, अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो। मैनेजर नोटिस कर रहा था कि अब विक्रम बार में नहीं आता। फना धीरे से खड़ी हुई और मैनेजर को देखते हुए बोली, क्या सच में मैं घर जा सकती हूँ? फना ने इतने प्यार से बोला था जिन्हें कि मैनेजर भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि यह लड़की कितनी चालाक है। इसने पहले तो मिस्टर विक्रम को बहकाया, अब उनका नाम यूज कर कर कैसे यहाँ पर मजे लूट रही है। क्या मैं इसे फोकट के पैसे दूंगा? लेकिन मैनेजर अपने गुस्से का घूंट पी जाता है। फना वहां से जाने लगती है। फना ने फोन चेक किया और उसे अभी तक विक्रम का मैसेज नहीं आया था, तो वह सोचने लगी कि अब वो कहाँ पर जाए। इसलिए वह नीशू से मिलने का फैसला करती है और ऑटो पढ़कर चोल के लिए निकल गई। वहीं चंपाकली मैनेजर के पास आई और उससे बोली, मैनेजर साहब, यह लड़की तो यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करती है। आप इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? निकल क्यों नहीं देते काम से? फना का आजकल का रवैया देखते हुए मैनेजर ने कहा, सही कह रही हो तुम। इस लड़की के अंदर बहुत घमंड आ गया है कि 2 फुट की लड़की अब मुझे आंखें दिखाएंगी। अगर इसके पीछे मिस्टर विक्रम का हाथ नहीं होता, तो मैं अभी तक इसकी छुट्टी कर चुका होता। यह 2 कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या है? इसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। चंपा ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब आपकी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है और मिस्टर विक्रम के सामने तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आपके पैर तो कांपने लगते हैं। आप जानते हैं ना कि वह कितना डेंजरस है। इस लड़की के ऊपर जिस शख्स का हाथ है, उसे पूरा मुंबई डरता है। आप देख रहे हैं ना कि बार में जब भी यह लड़की आती है, तो कोई इसकी तरफ नजर उठाकर अब नहीं देखता है गंदी नजरों से, क्योंकि मिस्टर विक्रम ने उस दिन जब रमन को मारा था, तब सब ने देखा था वह नजारा। उसके बाद से खौफ से भर गए हैं सब। मिस्टर विक्रम की नजर है इस लड़की पर और यह लड़की उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी है। वह भी इस दुनिया की जगह चांद में यह समझ चुकी है कि उसे कैसे एडवांटेज ले जाना है। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें यह सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। ये सब बोलते हुए चंपाकली हुक्का पी रही थी। मैनेजर ने चंपा को घूरते हुए कहा, तुम जाकर क्लाइंट्स को हैंडल करो। चंपा को मैनेजर की हालत देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैनेजर का प्लान तो यह था कि वह फाना के जरिए अच्छा खासा इनकम जनरेट करेगा। लोगों को उसे बचेगा, क्योंकि मजबूर थी कि मैनेजर ऐसे ही लड़कियों का फायदा उठाकर अपना धंधा चलाता था। फना नीशू के पास पहुंची तो नीशू ने फना के लिए आज खाना बनाया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने के बाद खाना खा रही थी। नीशू की नजर जब फना की गर्दन पर गई तो उसने छूते हुए कहा, लगता है वह आदमी तुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। फना ने निशु को देखते हुए कहा, छोड़ इसे। अब मुझे आदत है और यही मेरी जिंदगी। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं एक चीज समझ चुकी हूँ कि दुनिया में पावर कितनी इम्पोर्टेंट है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुक जाती है। लेकिन जब से यह आदमी तेरी जिंदगी में आया है, कितना कुछ बदल गया है। तू पहले जैसी मासूम नहीं रही। फना ने हंसते हुए कहा, कहीं ना कहीं इस आदमी का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए ही बस सही हुआ। तुम नहीं जानती हो नीशू, जब मैं बाहर काम करने जाती थी तो लोग मुझे इतनी गंदी नजरों से देखते थे। वह अपनी आंखों से ही मेरा रेप करते थे। लेकिन आज मजाल नहीं होती किसी की कि मुझे नजरें उठाकर देख ले। उस मैनेजर ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन आज वह ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं करता है। फना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस आदमी ने तेरा रेप किया है और तू अब उसकी ही तरफदारी कर रही है। फना ने कड़वाहट से कहा, लेकिन उसने मेरी मदद भी तो की है। भले ही आज वह मेरे साथ रोज वो सब कुछ करता है, लेकिन इसमें मेरी भी मंजूरी है। उन आदमियों का क्या जो मुझे आंखों से नोचते थे आज नहीं तो कल, जिस दुनिया में मैंने कदम रखा था।
उस दिन मेरे साथ ही होता है। हो सकता है कि इससे भी बड़ा शख्स मुझे मिल जाता। क्योंकि मैं यह चीज जानती हूँ कि उसे मैनेजर ने मुझे वहां पर इसलिए हायर किया था क्योंकि मैं एक अच्छी उम्र की लड़की थी और वह कहीं कभी न कभी मुझे ब्लैकमेल करके किसी न किसी मर्द के बिस्तर तक भेज ही देता। क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा था और सबकी एक ही कहानी थी। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। फना ने जैसे ही यह कहा, निशु खामोश हो गई। उसके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। रूम में सन्नाटा पसर गया था। उस खामोशी को तोड़ते हुए फना का फोन रिंग करने लगा। फना ने बिना वक्त जाया किए कॉल पिक कर लिया और दूसरी तरफ से उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी। फना ने सर हिलाया और बोली, ओके सर, मैं बस जल्दी आ रही हूँ। फना जल्दी से खड़ी हुई और निशु को देखते हुए बोली, मैं कल फिर आऊंगी। ऐसा बोलते हुए वह वहां से चली गई। फना धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी। वहां पर बहुत अंधेरा था और गली छोटी होने की वजह से फना को संभाल कर जाना पड़ रहा था। बारिश का मौसम होने की वजह से वहां पर बहुत सारा कीचड़ था। फना जैसे ही उसे छोटी सी गली से बाहर निकली, तभी उसके ऊपर एक कार की स्पॉटलाइट पड़ी। फना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो विक्रम कार से बाहर खड़ा होकर उसका ही वेट कर रहा था। विक्रम को यहाँ पर देखकर फना चौंक गई कि मिस्टर विक्रम को कैसे पता कि वह यहाँ पर है। फना अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि विक्रम ने उसे घूर कर देखा। फना जल्दी जल्दी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ने लगी। विक्रम सिगरेट के कश भर रहा था। फना जैसे ही विक्रम को देखती थी उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी। फना जैसे ही विक्रम के सामने आकर खड़ी हुई, विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे एकदम से उठा लिया। फना ने जल्दी से विक्रम के कोट को पकड़ लिया। विक्रम उसके होठों से होंठ मिलाकर उसे जैसे ही चूमने लगा, विक्रम ने उसके मुंह में अपने सिगरेट का धुआं भर दिया था। हर बार विक्रम यही करता था और फना के लिए यह ऐसा था जैसे उसका दम घुट जाता था। विक्रम ने फना के होठों को खुद से दूर किया और फिर बैठा दिया। विक्रम फना को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। फना के पैर में कीचड़ लगा हुआ था, जिसे देखकर उसने धीरे से कहा, सर, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। फना ने इतने प्यार से बोला था कि विक्रम एक पल के लिए उसे देखने लगा। फना नहीं चाहती थी कि विक्रम का इतना महंगा सूट उसकी वजह से गंदा हो जाए। फना इतना तो समझ गई थी कि विक्रम की कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। उसका बजट इतना ज्यादा है कि फना कभी चुका भी नहीं पाएगी। प्रीमियम उसके कोट का बहुत महंगा होगा। फना यह डेफिनेटली जानती थी, इसलिए वह रिस्क नहीं ले सकती थी। वरना विक्रम जब उसे पनिश करेगा तो फिर फना से वह भी बर्दाश्त नहीं होता। विक्रम ने फना का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके होठों को किस करने लगा। फना जानती थी कि सुबह जब उसने विक्रम को रोका था तो विक्रम गुस्सा हो गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं था तो रात में विक्रम उससे बदला जरूर लेगा। विक्रम ने फना के चेहरे को देखा और उसे याद आने लगा कि सुबह कैसे फना उसके साथ हम बिस्तर हो रही थी और फना ने आगे से बढ़कर उसे किस किया था। फना ने विक्रम की चेस्ट पर जब हाथ रखकर सहलाया था तो विक्रम को एक अनोखी फीलिंग हुई थी। उस फीलिंग को दोबारा से विक्रम फील करना चाहता था। विक्रम जैसे ही फना को देखता तो फना सर नीचे कर लेती है। सर र आह आह सर, क्या कर रहे हैं आप? अचानक से कार में जब फना की सिसकियां गूंज उठीं, फना ने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ लिया और बोली, सर, क्या कर रहे हैं आप? कार में ड्राइवर भी है। असल में विक्रम का हाथ फना की स्कर्ट के अंदर था। वह अपनी हरकतें बढ़ाते हुए उसे घूर रहा था तो फना ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। विक्रम ने फना के कान में अपनी सेंशुअल वॉइस में कहा, दिस इज माई होल। विक्रम के शब्दों को सुनकर फना सिहर सी गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि विक्रम का इशारा समझ गई थी वह। फिर सर नीचे झुका लेती है, क्योंकि विक्रम अब रुकने वाला नहीं था। वही ड्राइवर ने भी अपने पैरों को कसकर भींच लिया था और उसे अपनी वाइफ की याद आने लगी थी। आज उसने भी सोच लिया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ स्पेशल करेगा। इधर विक्रम फना के होठों को चूमने जा रहा था
और फना चुपचाप से उसकी गोद में बैठी हुई थी। विक्रम ने गुस्से से कहा, तुमने डिनर कर लिया? फना मन ही मन बोली, आपने मुझे डिनर करने ही कहाँ दिया? जैसे ही फना ने थोड़ा सा खाना खाया था कि उसी वक्त विक्रम ने कॉल कर दिया और फना को इस वक्त सारा खाना छोड़कर आना पड़ा। वही विक्रम गुस्से से फना को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वह उसका गला दबा देगा। फना ने सर नीचे करते हुए मन ही मन सोचा, अब क्या मैं डिनर भी नहीं करूंगी? पर फना जाहिर तौर पर विक्रम से यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। और थोड़ी ही देर में जब कार आकर विक्रम के महल पर रुकी, तो विक्रम फना को अपनी बाहों में लेकर अंदर जाने लगा। वह सीधा उसे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर पटक दिया। फना के मुंह से चीख निकल गई और उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। विक्रम ने सुबह जो उसके साथ किया था, अभी तक फना की बॉडी में पेन हो रहा था और विक्रम फिर से उसके साथ वही सब कुछ करने वाला है। फना उसे रोके भी तो कैसे रोके? वही विक्रम ने अपनी शर्ट को रिमूव किया और फना के ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर एक डीप किस किया। विक्रम ने ऐसा करते हुए फना के सारे कपड़ों को उसके बदन से अलग करके ना जाने कमरे के कौन से कोने में फेंक दिया था। अब वह निर्वस्त्र उसके सामने लेटी हुई थी। फिर वह उससे अलग होते हुए बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ, जब तक मेरा वेट करो। इतना बोलकर विक्रम बाथरूम में चला गया और वहीं फना अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। फना विक्रम का वेट कर रही थी। 20 मिनट हो गए थे, लेकिन विक्रम अभी तक बाहर नहीं आया था। फना की कब आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला और वह नींद की आगोश में चली गई। वही 10 मिनट बाद जब विक्रम बाहर आया, उसने टावल लपेटा हुआ था और उसके बालों से पानी टपक रहा था। विक्रम ने बेड की तरफ देखा तो फना अपनी गहरी नींद में थी। उसे होश नहीं था कि विक्रम ने उसे सोने के लिए मना किया था। वह वैसे ही निर्वस्त्र बेड पर फेल कर सो रही थी। तो विक्रम की नजर जब उसके कोमल से बदन पर गई, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने टॉवल को रिमूव कर दिया। वह एकदम से फना के ऊपर आ गया। वहीं फना नींद में ही कसमसाने लगी। विक्रम ने फना के पैरों को थोड़ा सा मूव किया और उसकी आगोश में चला गया, लेकिन फना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखें खोल ले। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। विक्रम उसके साथ फिजिकल होने लगा। कमरे में इंटरकोर्स की आवाज गूंज रही थी। बेड मॉर्निंग कर रहा था। हमेशा की तरह विक्रम पैशनेट और इंटेंस था। उसके ब्राइटनेस वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। फना चुपचाप सी बेड पर लेटी हुई अपनी कच्ची नींद में यह सब कुछ टॉलरेट कर रही थी, ताकि ऐसा करके विक्रम जल्दी से उसे आजाद कर दे। लेकिन शायद फना की यह गलतफहमी थी कि विक्रम उसे जल्दी छोड़ देगा। विक्रम उस पर इतना हावी हो गया था कि फना की नींद पूरी तरीके से खुल गई थी। दर्द से कराहते हुए वह विक्रम को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह थोड़ा सा स्लो हो जाए और उसके साथ जेटली पेश आए। लेकिन विक्रम को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। फना की आंखों से आंसू गिरने लगे। फना की नींद तो उड़ चुकी थी। इधर विक्रम था जो अपनी डिजायर में अंधा हो चुका था। विक्रम ने फना को जब